नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज यादव। आप सभी एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं स्टडी रबर बॉयज़ पे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ वालों विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जो है रासायनिक अपक्रियाएं समीकरण। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए है एनसीईआरटी से। ठीक है, पहले बात आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी से सही है। चलिए देखिए, पहले अब रासायनिक अपक्रिया होता क्या है, लिखित पे बन जाइए, मैं समझाता हूँ, एकदम आसानी तरीके से समझिए आप। ठीक, देखिए बोल रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नहीं समझना है, कोई बात नहीं यार, मैं फिर समझाता हूँ। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, तो फिर यहाँ पर चलिए दो पदार्थ लेते हैं। एक हम ले लेते हैं, इससे नहीं लिखते हैं यार, क्यों, ब्लैक से लिखा है, ब्लू लेते हैं। एक हम ले लेते हैं H प्लस एक ले लेते हैं हम O2, एक हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, हमने यहाँ पे एक पदार्थ H ले लिया, यानी हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ले लिया O2, अधिक मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, इसको समझिए, नए गुणधर्म वाले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो देखिए, इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे, क्रिया कराएंगे इसमें, तो फिर क्या बनेगा, हमारा बनेगा, सीधी सी बात है मेरे भाई, H2O। ठीक है, H2O यहाँ पे बन गया। बात बोल रहा है कि हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे, दो या दो से हम अधिक पदार्थ जब मिलाएंगे किसी चीज़ में, तो उसको हम रिएक्शन कराएंगे, क्रिया कराएंगे, जो नया पदार्थ निर्माण होगा, यानी इसी को पूरा मिलाकर हम कहेंगे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है ना, कि भौतिक अपक्रिया नहीं हो रही ना। ठीक, रासायनिक अपक्रिया हो रही, इसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब समझिए रासायनिक अपक्रिया का लक्षण। तो फिर रासायनिक अपक्रिया के 4-5 लक्षण होते हैं, हम मेन लिए हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उसका, देखिए पहला है अवस्था में परिवर्तन। अब भाई ये कैसे होता है अवस्था में परिवर्तन, देखिए अगर कोई चीज़ द्रव है तो फिर वह ठोस में बदल जाएगा, द्रव है तो वह ठोस में बदलेगा, और द्रव है तो वह ठोस में बदलेगा। जी हाँ, इसको कहते हैं अवस्था में यार चेंज हो जाए, अवस्था नाम पकड़े कि अवस्था होता क्या है। ठीक, अगर ठोस से द्रव हो जाएगा, गैस से तो ठोस हो जाएगा, यानी अवस्था उसकी अगर चेंज होगी तो वह कहेंगे हम अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अपक्रिया के लक्षण नंबर फर्स्ट है। ठीक, ये चलिए समझ गया आपकी कि अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। दूसरा रंग में परिवर्तन। यार रंग में परिवर्तन ये क्या होता है, समझिए यार, बिल्कुल आसान। क्या आप लोग देखिए, रंग में परिवर्तन मतलब एक लोहा है, मजबूत है साला, ठीक, अब उसमें अगर जंग लग गया, पानी रोज मार दे रहे हो उस पर, ठीक है, नमी अगर उसमें मिली तो फिर क्या होगा, भले इतना मजबूत लेकिन टूट जाएगा अंदर से, तो फिर वही उसका रंग यार पूरा चेंज हो जाएगा मेरे भाई। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, रंग में परिवर्तन। और तीसरा है तापमान में परिवर्तन। क्या यार, तापमान में परिवर्तन होता है, अरे बिल्कुल भाई, तापमान में भी परिवर्तन होगा। अगर ठोस अगर द्रव करेंगे, लोहा का पिघलाते हैं, तो फिर क्या तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। अरे बिना तापमान में परिवर्तन हो भाई, पिघलेगा नहीं यार, कैसे सोच रखते हो। तो फिर इसीलिए तीसरा पॉइंट है कि तापमान में भी परिवर्तन होता है। चौथा, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन मतलब कि गैस भी निकलेगी। कोई पदार्थ जब अवस्था चेंज करेगा या रंग में परिवर्तन करे, तो फिर उसमें से गैस भी निकलती है। चूना देखते नहीं, जब घर और पलस्तर होता है देखोगे ना, जब पानी डालते तो फिर उसमें से गैस निकलती है, गैस। ठीक, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज। चलिए, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया, ये थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है, इस पर ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि यार मेरा हाथ पे बैठा नहीं है और इसीलिए शब्द जो है तिरछा लिखा चला जा रहा है। ठीक, तो इसमें पहला है भोजन का पचना। रासायनिक यानी दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया जो हमें पर डे होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भोजन आपके शरीर में एक बार पचेगा फिर नहीं पचेगा 5-6-10 दिन बाद, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए भोजन का पचना पहला है। ठीक, भोजन का पचना। दूसरा है श्वसन, सांस लेते हो छोड़ते हो भाई। ठीक, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, निकालते हो। आजकल कोरोना में वैसे ऑक्सीजन लेवल घट रहा है आदमी का। ठीक है, खाते पीते से लिए हो गया दूसरा हमारा। तीसरा, लोहे पर जंग लगना। बता चुका हूँ कि यार लोहे पर जंग लग गया था, भले मोटा तगड़ा खाए पिया रहता है। ठीक है। चौथा, दही का बनना, मतलब दूध से दही का बनना। जब दूध रहता तो दही नहीं जमाते आप लोग, तो फिर वही है। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अभिकारक क्या होता है। यही दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में।
ठीक है। अब देखिए अभिकारक होता क्या है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जिनमें रसायन परिवर्तन होता है अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जिनमें रसायन परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे अभिकारक। नहीं समझा ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे हम, ठीक। पहले उत्पाद देख लीजिए। रासायनिक अपक्रिया से जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है उसको हम कहेंगे उत्पाद। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। मैग्नीशियम ले लेते हैं हम और एक ऑक्सीजन O2, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ जितने भाग लेंगे, ये दो पदार्थ हमने भाग लिया, मान लीजिए कहीं भी मैराथन रेस है, आप भी उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, तो फिर वह क्या हो गया, अभिकारक कहलाएगा। आप भी उसमें भाग ले लेंगे जब मैराथन में, तो फिर उसी प्रकार वह अभिकारक कहलाएगा, एक प्रकार साइंस की दृष्टि से, ठीक है। अब इसमें देखिए अब उत्पाद क्या होता है, ये समझ गए कि जब हम किसी पदार्थ किसी चीज़ में भाग ले जाते हैं, एंट्री करवाते हैं उसको, तो फिर उसको हम कहते हैं अभिकारक, ठीक। कोई इसमें दो राय नहीं भाई। देखिए रासायनिक अपक्रिया से जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है, अब इसको समझिए, रासायनिक अपक्रिया से जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो फिर देखिए उत्पाद का मतलब पहले सीधा समझिए कि उत्पन्न होना, क्रिएट होना, निर्माण होना, ठीक, उसको हम कहेंगे उत्पाद। अगर हम इसको अब हम देखिए रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो फिर बनेगा हमारा MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्शन कराया, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो फिर यह बना क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। O2 हट गया भैया, तो फिर ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, ठीक है, समझिए। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, ब्लैक से लिखते हैं यार कि नहीं, यह हो गया हमारा उत्पाद और यह हो गया हमारा अभिकारक। समझ में आया भाई। अगर हम जब किसी दो पदार्थों की अपन जोड़ेंगे, ठीक है, क्रिया कराएंगे, रसायन परिवर्तन होगा जिनमें, अब इसके अंदर देखिए रसायन परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ पे रिएक्शन कराने के बाद जब उसमें रसायन परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं हम, अभिकारक कहते हैं। अब जो नए पदार्थ जो उत्पन्न करेगा इस साइड का, इधर वाले को हम कहेंगे उत्पाद, जो क्रिएट कर रहा है पदार्थ को, न्यू पदार्थ बना रहा है। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम रिएक्शन कराएं तो फिर यहाँ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए अब हम अगला देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। तो चलिए अब जान लेते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण, पहले ध्यान से इसको पढ़िए। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यही है हमारा मेन पॉइंट इसमें से, ठीक, बाकी कुछ नहीं। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है, प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये जो हमारा मेन चीज़ क्या है, रासायनिक समीकरण, ये जो रासायनिक अभिकारक में जो यूज होता है बार बार, ठीक है, यही हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। ये पूरा हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। इसी सूत्र को आप बोल सकते हो रासायनिक समीकरण प्लस इसमें जो न्यूमेरिकल लगे उसमें भी होता है, ठीक है, और कुछ है नहीं। देखिए रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक इन सूत्र का यूज होता है। ये सूत्र है ना यार, ये सब पदार्थ के, Mg, मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन O2, ठीक है, ये O, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसी सब पदार्थ का सूत्र का यूज होता है, ठीक। चलिए भाई मान लीजिए सूत्र का यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल यार होता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ये समझिए, उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है यार, ठीक। देखिए ये दर्शा दिया है इसमें, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड, ठोस ठोस ठोस, जिसमें जो है पदार्थ के अणु जो होंगे, कण, वे बहुत नज़दीक होंगे, एकदम स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। तो फिर यह हो गया हमारा सॉलिड। O2 ये क्या है भाई, गैस यार, गैस, ये जी लिखा है इसीलिए मैंने। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड, इसीलिए हम एक्स लिख दें, इसको आप लिख लीजिएगा कि सॉलिड के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, सॉलिड के लिए हम S लिखेंगे और लिक्विड के लिए लिक्विड LIQUID, ठीक है। लिक्विड के लिए हम लिखेंगे L, ठीक है, यानी लिक्विड है हमारा। और गैस के लिए हम सीधी सी बात है G लिखेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में
कि अब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, अभिकारक के दोस्तों अब चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती। तो पहला है संयोजन अपक्रिया। पहले इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए तब मैं समझाता हूँ, ठीक। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल मतलब समझ रहे हो, एक उत्पाद का निर्माण करें। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, CaO प्लस H2O को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा एकल उत्पाद बना रहा है। क्या एकल, सिर्फ एक ही है, यहाँ पे दो नहीं है। ये उष्मा निकल रही है चूने के साथ, ये अलग बात है, ठीक है। ये उष्मा निकलेगी, मैंने बताया था जब चूने में जब हम पानी को डालते हैं, ठीक, H2O मिल रहा है ना यहाँ पे जल, तो फिर जब डालेंगे तो फिर उसमें से क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो फिर यह वही है। तो बात कहने का तात्पर्य है कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, कोयले का दहन। तो देखिए इसमें सी क्या हमारा कार्बन है। अभी यस क्यों लगा, यस इसलिए लगा क्योंकि यह सॉलिड है, क्या है, ठोस है। प्लस O2 क्या है, O2 है गैस, O2 गैस है, इसीलिए हम क्या लगाएं, जी लगाएं। अब इसको जब हम रिएक्शन कराएं क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वह भी भाई गैस है। तो फिर इसीलिए क्या बना दिया, देखिए एकल उत्पाद का निर्माण किया है। सीधी सी बात है कि अगर एक उत्पाद हो तो फिर क्या होगा, संयोजन अपक्रिया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा देखिए जल का निर्माण इसमें है H2, जो क्या है हमारा, H2 है गैस। O2 क्या है, O2 हमारा क्या है, गैस है भैया, ऑक्सीजन है, ठीक, कोई लिक्विड नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनेगा हमारा, H2O, जल बन जाएगा जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक। भारी जल D2O अलग बात है। तो फिर यह क्या, लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव है, यह लिक्विड हो गया हमारा। तो फिर देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसीलिए हमारा क्या हुआ, यह हमारा होगा संयोजन अपक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं। जिसमें एक उत्पाद का निर्माण हो उसको हम कहेंगे संयोजन अपक्रिया, ठीक। जिसमें दो, उसको मैं बता रहा हूँ किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पे। भाई दान दक्षिणा देते चलो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए। हाँ तो भाइयों अब देखिए दूसरा है वियोजन अपक्रिया। इसमें है एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो बात इसमें समझने लायक है कि एक अभिकारक होगा और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। मेन पॉइंट यह है कि इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा, एक, और दूसरा दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। दो करेगा, तीन करेगा, चार करेगा, ठीक है। और इसमें टूटेगा कैसे कि उसमें हर एक चीज़ में उष्मा दी जाएगी, उसमें गर्म किया जाएगा, हर एक चीज़ को उष्मा दिया जाएगा। देखिए चूना पत्थर को ले लीजिए हैं यहाँ पे, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू CaCO3 है चूना पत्थर, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। अब जिसमें हम जब हम उष्मा देंगे, इसमें कोई रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, बस हमको इसको क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक। अब इसको देखिए क्या बन रहा है, ये CaO, ये क्या है, सॉलिड बन गया CaO, ठीक। यह बुझा हुआ चूना है, ठीक, कॉमा लगा लीजिए। प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है एक तरफ। ये देखिए दो हो गया है यहाँ पे, एक तो कार्बन डाई अलग हो गया और एक CO अलग हो गया, जो कि सॉलिड बनाता है यहाँ पे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें एक अभिकारक होगा वह टूट कर, यानी उसमें जब हम उष्मा देंगे तो फिर वह दो या दो से अधिक, तीन से अधिक भी बना सकता है। क्या करेगा, उत्पाद 2-3 बना सकता है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक अभिकारक होगा उसमें उष्मा दी जाएगी, आप इसी से पकड़िएगा। और अगर बोर्ड पेपर में पूछे तो बिल्कुल आसानी तरीके से लिखिएगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उत्पाद का क्रिएट करे, निर्माण करे, उत्पन्न करे, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या बोले, एक एग्जाम्पल काफ़ी है, इसको आप नोट कीजिएगा अपने नोट्स में, और अगर बोर्ड पेपर मिले खूब अच्छे तरीके से लिखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले पेज पे। सरल तरीके से
हाँ, तो अब चलिए तीसरा नंबर देखिए, विस्थापन अपक्रिया। ध्यान से पढ़िए। इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसको यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। पहले नाम से समझिए कि यार विस्थापन मतलब किसी दूसरे का स्थान है, वह उसको हटा देगा अगर मजबूत रहेगा तो, ठीक, और उसके स्थान पे वह खुद बैठ जाएगा, उसको कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। मगर ये साइंस की दृष्टि देखिए, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, कोई आदमी की बात नहीं, ठीक, क्रियाशील तत्व की बात कर रहा है। कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? उसके यौगिक से हटा देगा, उसका जो स्थान रहेगा प्लेस, ठीक, उसके यौगिक से हटा देगा और क्या करेगा? वहाँ पे खुद आकर बैठ जाएगा। समझिए बात। देखिए यहाँ पे Fe क्या है? आयरन है, यानी लोहा है भाई। Cu कॉपर है, SO4 सोडियम है, ठीक, यानी सल्फेट है, ठीक है। और इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर यह हो गया FeSO4 + Cu। अब इसमें आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा तो कमेंट में बताइए यार, मुझको दिख गया, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो कॉपर है ये कम क्रियाशील तत्व है। किससे? Fe। लोहा मजबूत है भाई, कॉपर तो हल्का होता है। कॉपर मजबूत है कि लोहा? जल्दी बताइए। कॉपर है कि लोहा? लोहा है ना। कॉपर तो इसमें भरा जाता है, किसमें? पंखे में। कॉपर तो हल्का, चलिए टूट जाता है, मगर लोहा जल्दी नहीं टूटता। तो फिर यह क्या है? ज़्यादा क्रियाशील तत्व है ना, तो फिर यह क्या करे? कॉपर के स्थान पे आकर बैठ गया। और आगे देखिए FeSO4, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कॉपर क्या करे भाई? जब हट गया यहाँ से कॉपर, तो फिर अपना बगल स्थान ले लिया। क्या नीचे दर्शा दिया गया कि कॉपर नीचे हट गया, इसलिए मैंने एरो लगा दिया है। कॉपर जो है वह नीचे चला गया, सीधी सी बात है। आयरन है, ठीक है, Fe, और यहाँ पे सल्फेट है, और यहाँ पे Fe आयरन और सल्फेट, देखिए हो गया। यहाँ पे कॉपर क्या हुआ? नीचे चला गया, यानी कॉपर को क्या किया? विस्थापित कर दिया इसने। यानी कॉपर जो है छोटा तत्व है, इससे कम क्रियाशील तत्व है, ज़्यादा इसमें शक्ति नहीं है किंतु विद्युत तो ज़्यादा है। इसी बात नहीं, ज़्यादा यूज भी होता है कि हम लोहे में यूज करते हैं लाइट को, नहीं ना, तो फिर क्या कर रहे हैं? कॉपर में यूज करते हैं। सीधी सी बात हमारी ये है, जो कम क्रियाशील वाला तत्व होगा उसको हटाकर ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व उसका स्थान ले लेगा। इसमें यही बात है और कुछ। अब देखिए दूसरा नंबर, ध्रुव विस्थापन अपक्रिया। इसमें समझिए, वे अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान भाई ये क्या होता है? इसमें क्या होगा? एक तत्व किसी दूसरे तत्व के स्थान पे भागेगा, दे देगा उसको। समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, सोडियम सल्फेट है यहाँ पे Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, Cl क्लोराइड है ना, ठीक है, बेरिलियम सल्फेट। अब देखिए इसमें समझिए बात, इसको कहाँ पे चेंजिंग किया आप जल्दी देख के बताइए, जल्दी देखिए कहाँ पे है। ये हो गया सोडियम, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सोडियम। तो फिर सोडियम को वहाँ हटा के वहाँ पर रख दिया। तो इसमें बात सीधी से कहने है कि इसमें जो है आयन जो होंगे, जो तत्व होगा उसको क्या करेगा? एक स्थान से हटाएगा, किसी दूसरे स्थान पे जाके सेटल कर देगा। देख सकते हो आप यहाँ पे Na2 + SO4 सोडियम सल्फेट था, तो फिर यहाँ पे क्या कर दिया? बेरिलियम सल्फेट कर दिया। इसको हटा कर इसको लास्ट में भेज दिया भाई सोडियम को। इसमें भी सेम वही कंडीशन लग रही है, मगर इसमें थोड़ा चेंजिंग है। इसमें क्रियाशील की मात्रा का नहीं यूज किया जा रहा है, मगर इसमें हटा दे रहा है, बगल कर दे रहा है। चलो भाई देख लो, सोडियम को बगल किया यहाँ पे और क्लोराइड को भी बगल कर दिया। ये बेरिलियम और सल्फेट जाके देख लीजिए बैठ गया है यहाँ पे, ये दोनों आ गए हैं। और इसको, इन दोनों को क्या किया है? साइड में कर दिया। किसको? सोडियम को बगल किया है और क्लोराइड को कहाँ गए भाई? ये है। बस इसमें बात सीधी से कहने की है, जो तत्व होगा वह किसी दूसरे तत्व के साथ क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। अब चलिए हम अगले पेज तो चलिए दोस्तों, अब देख लीजिए उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? रेडॉक्स अपक्रिया। इन दोनों का बस अगर पूछे रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, तो फिर आपको क्या लिखना है? उपचयन और अपचयन को मिलाने से क्या बनता है? रेडॉक्स अपक्रिया बनता है। तो फिर कोई बात नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 अक्षर का है भाई, 2 लाइन का, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए देखिए उपचयन पहले हम देख लेते हैं। 2 लाइन का है। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यानी पदार्थ में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होना जिसको बोलते हैं, तथा या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, या तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी?
ह्रास हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की मात्रा डाउन होगी, यानी ट्रेंडिंग घटेगी, और ऑक्सीजन इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, ऊपर जाएगी। तो फिर उसको हम कहेंगे उपचयन। एग्जाम्पल थ्रू देखिए, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। आप CO2 देखिए, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, इन्हें बढ़ा ही है। तो फिर यह क्या हो गया हमारा उपचयन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन का है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या तो हाइड्रोजन की कमी हो, उसको हम कहेंगे उपचयन अपक्रिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया मुझको लगता है। आप देखिए, अपचयन देख लेते हैं, ठीक है। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की कमी, तो हम कहेंगे अपचयन। जस्ट एक का विपरीत है। आप अगर दोनों याद करोगे तो भाई मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आपका दिमाग कन्फ्यूजन में आ जाएगा यार। इसीलिए आपको क्या करना है, एक को याद करना है और एक को बोलना है कि यार उसके विपरीत। मैथ में व्युत्क्रम है, बस एक को याद कीजिए। आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको याद कीजिए, नहीं तो समझिए कोई दिक्कत नहीं कि यार हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन घट जाएगा, तो फिर वो हमारा हो जाएगा अपचयन अपक्रिया। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, CuO कॉपर ऑक्सीजन को लिया गया है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो फिर अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं, देखिए क्या बनता है, Cu बन जाता है यहाँ पे कॉपर और प्लस हाइड्रोजन H2O बन जाता है। अब देखिए, अब इसमें समझेंगे कि कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन घटा है बढ़ा है। Cu के साथ हमारा क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे है नहीं है। ये जो O था, अब ये O है Cu जगह नहीं है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पे Cu के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर क्या हुआ, H2 बचा है भाई। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया है और ऑक्सीजन घट गया है, तो फिर यह क्या हुआ, अपचयन हो गया हमारा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इसको जान लीजिए पहले, ठीक है। देखिए, जिन अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब उसमें ऊष्मा भी निकलेगी, तो फिर उसको हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी, छेपी मतलब जो निकाल रही है, ठीक। शोषी मतलब जो ग्रहण कर लेती है। जिन अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, निकल रही हो, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल CaO प्लस H2O देख लीजिए। इसमें बिना बुझा हुआ चूर्ण जब हम पानी उसमें डाल देंगे, ठीक है, H2O जब हम डाल देंगे यार भाई, तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा यार, और कुछ नहीं होगा। तो फिर इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, देख लीजिए कि ऊष्मा भी निकल रही है बाहर, बिल्कुल निकल रही है जी। अब देखिए दूसरा ही समझ में आ गया ना, जिसमें ऊष्मा निकले यार, ऊष्माक्षेपी, छेपी मतलब जो निकाल रहा हो, ठीक। 2 फर्क है कि ऊष्मा में शेषी लिखा है, शोषी यानी जो ग्रहण कर ले। देखिए चलिए इसको पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो ऊष्मा खींचता है, जो ऊष्मा नीचे भेज देता है, जो ग्रहण कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। आज का हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, बिल्कुल एक लेसन कंप्लीट। अब हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे अगली चैप्टर के। देखिए अब हम आपके लिए बैक टू बैक आ गए हैं भाई अपने यूट्यूब चैनल पे। रेगुलर आपको एक वीडियो मिलेगी फर्स्ट क्लास, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।